जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए थे उस वक्त भारतीय रुपए की कीमत लगभग डॉलर के बराबर थी। आखिर ऐसी कौन सी वजह थी कि आज एक डॉलर 74 या 75 रुपए के बराबर पहुंच गया है। आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि आजादी के 74 साल के बाद कौन सी चीज बेहतर हुई है और कौन सी चीज ऐसी है जो आज से 74 साल पहले ही बेहतरीन हालत में थी और आज उसकी हालत बदतर हो चुकी है। आज जिस भारत को हम देखते हैं वो बेहद आधुनिक और विकसित है। आज हमारे चारों तरफ हाई स्पीड कार, मोबाइल से लेकर एक से एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। हमारे आसपास के लोग जींस टी शर्ट में घूमते हैं, लेकिन क्या यही असली भारत है? जी नहीं दोस्तों, आज जिस भारत को हम देखते हैं सिर्फ कश्मीर से कन्याकुमारी तक ही है। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक सिर्फ भारत ही भारत हुआ करता था। उस वक्त लोगों का रहना और खाना सब कुछ बिल्कुल अलग हुआ करता था। और आज की इस वीडियो में हम आपको वही दिखाएंगे कि अपना देश 1800 में कैसा लगता था। तो चलिए शुरू करते हैं। अंग्रेजों के भारत आने की बात करें तो उन्होंने 16वीं शताब्दी में ही भारत में दस्तक दे दी थी। जब 1631 में शाहजहां ताजमहल बना रहा था, तब दूसरी तरफ अंग्रेज भारत में पैर पसारने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद भारत में छोटे बड़े कई राजाओं के अलावा दो बड़ी ताकतें बची थी, जिसमें से एक थी औरंगजेब की मुगलिया सल्तनत और दूसरी थी मराठा साम्राज्य। अंग्रेजों ने इंतजार किया कि ये दोनों आपस में लड़ें और हम बीच में बाजी मार लें। इसलिए अंग्रेजों ने कई प्रयत्न भी किए और इतने सालों बाद अंग्रेज धीरे धीरे अलग अलग जगहों पर भारत की सत्ता में आने लगे। उनके इरादों को कामयाब होने में 100 सालों से भी ज्यादा साल लगे और फिर साल आया 1800। ये वो दौर आया था जब मुगलों की सल्तनत खत्म हो चुकी थी और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अंग्रेज भारत में अपने पैर जमा चुके थे। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं साल 1800 में अपना भारत कैसा था। पहनावा। ये वो दौर था जब भारत या दुनिया में भी कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी। लोग आपस में कुछ खास कनेक्ट नहीं थे। जहां आज के भारत के पहनावे पर पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव है, वहीं उस वक्त ऐसा नहीं था। हमारे यहाँ ज्यादातर लोग धोती और गमछा पहना करते थे और बहुत अमीर लोग कुर्ता पहन लिया करते थे। बाद में अंग्रेजों की शर्ट और टी शर्ट को भी कुर्ता ही कहा जाने लगा। और तो और आज भी अगर आप उत्तर प्रदेश या पश्चिम बिहार में जाएं, तो बड़े बुजुर्ग लोग शर्ट और टी शर्ट को कुर्ता ही कहते हैं। आबादी। जहां आज आपको हर जगह खूब भीड़भाड़ देखने को मिलती है, वहीं उस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं था। उस समय ज्यादातर जगहों पर भीड़भाड़ नहीं हुआ करती थी। पूरे भारत में करीब 16 करोड़ लोग ही थे और यहाँ पर पूरे भारत से हमारा मतलब है कि अखंड भारत। भारत जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा और अफगानिस्तान से मिलकर बना था। यानी जहां आज के इतने से भारत में 130 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, वहीं इन 5 देशों के एरिया में उस वक्त सिर्फ 16 करोड़ लोग ही रहा करते थे। किसानी। उस समय भारत में बहुत ज्यादा प्रोफेशन नहीं हुआ करते थे। ज्यादातर लोग किसानी ही किया करते थे। उस वक्त भारत में मुख्य तौर पर नील, कॉटन, अफीम, गेहूं और धान की खेती होती थी, जिसे अंग्रेज ग्लोबल मार्केट में अच्छी कीमतों में बेचते थे। ये किसान पूरा दिन खेती बाड़ी और पशुपालन करते थे और शाम को अपने घरों में आकर भजन कीर्तन और सत्संग किया करते थे। रात में जल्दी जल्दी सो जाते थे और सुबह फिर जल्दी उठ जाते थे। यही भारत के ज्यादातर लोगों का दिन भर का काम हुआ करता था। ये वो दौर था जब भारत में लाइट नहीं थी, इसलिए शाम को भजन या पूजा करने में बाधा ना आए, इसलिए दिए जलाए जाते थे। इस दौर में जातिवाद बहुत हुआ करता था। लोग अपनी जाति के हिसाब से ही काम करते थे। जैसे कि कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता था, धोबी कपड़े धोता था, लोहार लोहे का काम करता था। लेकिन जब इनका भी दिन खत्म हो जाता था तो शाम को ये भी पूजा पाठ में ही लग जाते थे। शहर। ये तो हुई गांव की बात, और उस समय इतने गांव थे कि गांव ही भारत को रिप्रेजेंट करते थे। शहर बहुत कम हुआ करते थे। अब करते हैं अपने देश के शहरों की बात। शहरों की बात करें तो ज्यादातर लोग मिलों में मजदूरी का काम किया करते थे। अंग्रेजों के दौर में पहले भारत में मुख्य तौर पर कॉटन की ही मिलें थी, लेकिन अंग्रेजों के बाद भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्लोबल हो गई थी।
वहीं दूसरी ओर हैंडलूम इंडस्ट्री अपने पतन की तरफ जा रही थी। इन मिलों में हाथों से ही सारी कारीगरी की जाती थी और लखनऊ और बनारस के हैंडलूम इंडस्ट्री की धूम दुनिया भर में हो गई थी। उस समय लोगों का काम बहुत मेहनत का काम हुआ करता था, क्योंकि उस समय ना तो बिजली थी और ना ही आज के जैसी कोई आधुनिक टेक्नोलॉजी। लगभग सारा काम हाथों से ही किया जाता था। भारत में बिजली 1879 में आई थी और ये सिर्फ शहरों में आई थी। भारत के गांव-गांव बिजली पहुंचने में अभी कई और साल लग गए। 1800 से पहले भारत अपनी कमाल की कारीगरी के लिए मशहूर था। यूपी से बंगाल तक भारतीय क्लॉथ इंडस्ट्री का बोलबाला था, लेकिन ब्रिटिशों के आने के बाद ये इंडस्ट्री पतन की ओर बढ़ने लगी। इसकी वजह साफ थी, भारतीय कपड़ों की क्वालिटी तो अच्छी थी, पर इन्हें बनने में वक्त और मजदूर दोनों लगते थे। जबकि ब्रिटिश अपनी फैक्ट्रियों में कम टाइम में मशीनों के जरिए रेडीमेड कपड़े तैयार कर लेते थे, जो कीमत में भी भारतीय कपड़ों से काफी सस्ते थे। ट्रेन। आज भारतीय रेल दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेल सर्विस है, लेकिन इसकी शुरुआत इसी 1800 के दौर में हुई थी। 1832 में मद्रास में सबसे पहले भारत में रेल चलाने का प्रपोजल रखा गया था, जो कि सिर्फ इंडस्ट्रीज के लिए था, क्योंकि अंग्रेज भारत में इंडस्ट्रीज को तेजी से डेवलप करना चाहते थे। और फिर 1837 में रेड हिल रेलवे ने रेड हिल से चिंताद्री पेट तक पहली रेल चलाई थी। ये एक स्टीम इंजन से चलने वाली ट्रेन थी, जिसका इस्तेमाल मद्रास में बन रहे रोड के लिए लेटराइट पत्थर ले जाने के लिए किया जाता था। इसके बाद 1853 में मुंबई के बोरीबंदर से ठाणे के लिए एक पैसेंजर ट्रेन भी शुरू की गई। ये 14 डिब्बों की स्टीम इंजन से चलने वाली ट्रेन थी, लेकिन ये एक नहीं बल्कि 3 इंजन से चलती थी, जिनका नाम साहिब, सिंध और सुल्तान था। इस ट्रेन को ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे चलाता था। ये ट्रेन 1676 mm यानी कि 5 फुट 6 इंच गैप वाली पटरी पर चली थी और आज तक हमारे देश में यही स्टैंडर्ड फॉलो किया जा रहा है। इनकम। अगर इनकम की बात करें तो उस वक्त जहां भारत में अंग्रेज बहुत अच्छे पैसे कमा रहे थे, तो वहीं भारतीयों की हालत दिन ब दिन बदतर ही होती जा रही थी। एक डेटा के मुताबिक सन 1800 के आसपास एक यूरोपियन क्लर्क की सैलरी 40 पाउंड थी और वहीं एक आम इंडियन की तनख्वाह 40 गुना कम थी। अब इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय किसानों की क्या आय उस वक्त रही होगी। ऊपर से किसान हर साल बाढ़ और सूखे के साथ उन पर लगे लगान की मार से भी परेशान रहते थे। उस समय कुछ अमीर लोग भी हुआ करते थे, जिनमें से सब नहीं लेकिन कुछ लोग हमेशा इस फिराक में रहते थे कि कैसे अंग्रेजों के साथ उनकी दोस्ती हो जाए, और कुछ अमीर अपनी सूझबूझ से ठीक ठाक पैसे कमा लेते थे। बीमारियां। आज के समय में जो बीमारियां आम हो गई है, वो उस वक्त महामारियां थी। जैसे उस टाइम में कॉलरा और प्लेग आम तौर पर फैलते थे और इन बीमारियों की दवाई भी नहीं थी। इसकी वजह से इनके सामने लोग बेबस थे। एजुकेशन की बात करें तो उस वक्त 10% से भी कम भारतीय पुरुष पढ़े लिखे थे और 1% से भी कम महिलाएं। इनमें से भी ज्यादातर आंकड़े शहरों के ही है। गांव में इससे भी बदतर हालत थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि बिना पढ़े लिखे लोग स्किल्ड नहीं थे। वो लोग स्किल्ड भी थे और अपने कई कामों में माहिर भी थे, लेकिन कम पढ़े लिखे होने के कारण लगान जैसी चीजों में डील नहीं कर सकते थे। गांव का व्यापार। भारत के लोग उस वक्त पैसों से चीजें खरीदने और बेचने के बजाय एक्सचेंज व्यापार करते थे। जैसे एक मटके के बदले 6 किलो चावल, 5 किलो आटे के बदले 5 किलो दाल। ज्यादातर गांव में ऐसे ही व्यापार होता था। सामान के बदले सामान दे दिया जाता था और ऐसे गांव में सभी लोगों के पास सब कुछ पहुंच जाया करता था। इसका सबसे बड़ा फायदा ये था कि गांव से अनाज बाहर बेचने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। आज भारत की आजादी को 74 साल होने को है, तब वर्तमान देशवासियों के लिए ये कल्पना भी कर पाना मुश्किल होगा कि सन 1947 का भारत कैसा था। तो चलिए आज हम उस सच से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं कि तब भारत की दशा क्या थी। साक्षरता की बात करें तो आजादी के वक्त पूरे अखंड भारत में सिर्फ 12% लोग ही पढ़ और लिख सकते थे। पूरे देश में कुल 5000 हाई स्कूल थी, 600 कॉलेजेस और 25 यूनिवर्सिटीज थी। चलिए इसे थोड़ा सलीके से मुद्दे के मुताबिक समझते हैं।
1947 में भारतीय रेलवे 16 अप्रैल 1853 के दिन भारत में पहली बार मुंबई के बोरीबंदर से थाने के बीच चली। इस सफर में महज 33 किलोमीटर के अंतर को काटने के लिए 3 स्टीम इंजन लगाए हुए थे। फिर भी सफर को तय करने में ट्रेन को पूरे 75 मिनट लगे। धीरे धीरे तकनीकी सुधार होते रहे और जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए तब पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिलाकर पूरे देश की रेलवे लाइन 65,185 किलोमीटर लंबी थी। देश की पूरी रेल व्यवस्था देसी रजवाड़ों और प्राइवेट कंपनियों में बटी हुई थी। इसे आजादी के तुरंत बाद भारतीय सरकार ने अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया। किराए की बात करें तो पाई से लेकर कुछ आने तक था। 1947 में बॉम्बे में कुल 204 ट्रेनें दौड़ती थी। बॉम्बे शहर की आबादी तब 16 लाख हुआ करती थी, पर उस वक्त बॉम्बे की सीमा सिर्फ अंधेरी तक ही थी। अंधेरी के बाद का इलाका जोगेश्वरी आउट ऑफ बॉम्बे में गिना जाता था। सन 1947 में भारतीय मोटर गाड़ी, सन 47 तक भारत में हिंदुस्तान मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी गाड़ियों का जमाना आ चुका था। यातायात की बात करें तो ओपन डबल डेकर और सिंगल डेकर जैसी बसें दौड़ती थी। किराया तब कुछ 4 आने के आसपास था और पेट्रोल के दाम 41 पैसे प्रति लीटर थे। सन 1928 में अमेरिकन कंपनी जनरल मोटर्स का भारत में आगमन हुआ था। जनरल मोटर्स के शेवरले ट्रक भारत में बहुत चलते थे, लेकिन आजादी के बाद ही 1948 में भारत सरकार ने जनरल मोटर्स कंपनी की छुट्टी कर दी, क्योंकि जनरल मोटर्स हमारी देसी मोटर कंपनी हिंदुस्तान मोटर्स को कड़ी चुनौती दे रही थी। लेकिन इतिहास ने अपने आप को फिर दोहराया। 50 साल बाद हिंदुस्तान मोटर्स ने ओपेल कार बनाने के लिए उसी जनरल मोटर्स के साथ मिलकर वडोदरा के पास फैक्ट्री डाली। 1947 में भारतीय विमान व्यवहार। आपको ताज्जुब होगा कि 1947 में भारत में इंडियन नेशनल एयरवेज, मिस्त्री एयरवेज, अंबिका एयरवेज, कलिंग एयरवेज, डेक्कन एयरवेज, एयर सर्विस ऑफ इंडिया, भारत एयरवेज, हिमालय एविएशन, डालमिया जैन एयरवेज, जुपिटर एयरवेज जैसी एविएशन कंपनियां थी। भारत में उस वक्त इतनी सारी विमान सेवाएं होने का कारण ये है कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका ने अपने कई सारे हवाई जहाज बेच दिए थे। कुछ धनिक भारतीयों ने उन्हें खरीदकर एयरलाइंस का बिजनेस शुरू कर दिया। कंपटीशन इतनी तगड़ी हुई कि ज्यादातर एयरलाइंस घाटे में आ गई। कुछ 8 एयरलाइंस का भारत सरकार ने राष्ट्रीयकरण करके एक नाम दिया, जो था इंडियन एयरलाइंस, और टाटा एयरलाइंस का नाम तो पहले से ही एयर इंडिया कर दिया गया था। अगस्त 1947 के दिन भारत में कुल 15 एयरपोर्ट थे। 1947 में भारतीय मुद्रा। दोस्तों, आजादी के वक्त भारत की करेंसी रुपया ही थी, पर आजकल सोशल मीडिया पर बताए जाने वाले उसके रेट सही नहीं है। सोशल मीडिया पर आमतौर पर ये मैसेज वायरल होते हैं कि तब भारत का 1 रुपया $1 के बराबर था, लेकिन वास्तव में सन 1947 में $1 बराबर 3.13 इंडियन रुपीज था और 1 पाउंड बराबर 13.33 इंडियन रुपीज। बेशक रुपया तब भी आज की वैल्यू के मुकाबले बहुत मजबूत था। बंटवारे के दूसरे ही दिन पाकिस्तान के सामने ये प्रश्न था कि वो अपने देश में आर्थिक व्यवहार किस मुद्रा में करें, क्योंकि तब नोट छापने की 6 प्रिंटिंग मशीनें थी और 6 की 6 भारत की थी। इसलिए पाकिस्तान ने परमिशन लेकर भारत के ही नोट पर हुक्म पाकिस्तान लिखकर अपना काम चलाया। सन 1947 में चीजों के दाम। तब अच्छी क्वालिटी के 1 किलो चावल 26 पैसों में मिलते थे, शक्कर 57 पैसे किलो थी, केरोसिन 23 पैसे लीटर और 55 किलो सीमेंट सिर्फ 3 रुपए में मिलती थी। तब 1 तोला गोल्ड की कीमत 103 रुपए थी। वैसे गोल्ड की कीमत विश्व युद्ध से पहले 39 इंडियन रुपीज थी, लेकिन विश्व युद्ध के बाद उसे अचानक बढ़ा दिया गया। इसलिए ये कीमत उस वक्त के लोगों को बहुत अधिक लग रही थी, और लगती भी क्यों ना, तब लोगों की आय भी तो बहुत कम थी। उस वक्त भारतीयों की एवरेज इनकम सालाना, हम सालाना की बात कर रहे हैं, वो सालाना 265 रुपए थी। इतनी कम इनकम होने के कारण ज्यादातर लोग महंगाई कम होने के बावजूद भी उतने मजे नहीं ले सकते थे, और आज के दौर में हम अधिक महंगाई में भी मजे मार रहे हैं। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वॉशिंग मशीन, मिक्सर, घरेलू फ्रिज, कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट, टेप रिकॉर्डर ऐसे 160 किस्म के जीवन जरूरी आविष्कार उस वक्त ना होने के कारण तब की जीवन शैली आज के दौर से बहुत निम्न थी। 1947 में भारतीय सिनेमा।
आजादी के साल ही भारतीय प्रोड्यूसर्स ने कुल 283 फिल्में बनाई थी और ऑन एवरेज एक फिल्म 1.5 लाख रुपए के खर्च से बनी थी। बंटवारे के बाद भारत में कुल थिएटर्स की संख्या 1384 थी, जबकि अलग हुए पाकिस्तान में कुल 117 थिएटर्स थे। तो दोस्तों, हमारे पुरखों ने जिए उस दौर की बातें आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।